Everyone, my name is Shivani and welcome to Anant IAS। और आज 9 फरवरी का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम आज करेंगे, जिसमें हम इन सारे आर्टिकल्स को लेंगे। पहले के तो जो दो आर्टिकल है ना, द लेसन फ्रॉम अ कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा, बेंच एंड बिगेट्री, ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। दोनों आर्टिकल जो अभी हाल का उनका डिसीजन आया है, एल गौरी जो एक लॉयर थी वो जज बनाने के लिए, उसके ऊपर है। नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन, ये नॉर्डिक कंट्रीज और इंडिया के बीच जो कनेक्ट है उसके ऊपर एक आर्टिकल है। देन द रोल ऑफ लेबर यूनियंस इन एमर्जिंग सेक्टर्स को लेकर के एक आर्टिकल है, काफी इंफॉर्मेटिव, उसको देखेंगे। फिर इज देयर अ चेंज इन जर्मन पॉलिसी, जो भी चेंज हुई है रशिया को लेकर के, उसके ऊपर आर्टिकल इंफॉर्मेटिव, उसको देखेंगे। द स्टेटस एंड प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जो अभी तक इंडिया की पॉलिसी रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के, या डाइवेस्टमेंट भी कहते हैं इसको, इसको लेकर के हम आर्टिकल को देखेंगे। अच्छा, द लेसन फ्रॉम अ कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा, इसको लिखा है गौतम भाटिया ने और दिल्ली बेस्ड लॉयर है। तो ये जो कहानी जो चल रही है उसके ऊपर एक जज की अपॉइंटमेंट को लेकर के डिस्प्यूट था, जिनका नाम है एल विक्टोरिया गौरी। फाइनली वो अब हाई कोर्ट की जज बन चुकी हैं, मद्रास हाई कोर्ट की। तो उनके अपॉइंटमेंट को लेकर एक इशू था, जिसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। ना ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वायर का स्क्रीनशॉट है, जिसमें मेंशन है कि विक्टोरिया गौरी टेक्स ओथ एज हाई कोर्ट जज नॉट एंटरटेनिंग रिट पिटिशन अगेंस्ट अपॉइंटमेंट से सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट एक रिट दाखिल की गई थी कि इनके ऊपर कुछ हेट स्पीच को कहने के या बोलने के इनके ऊपर आरोप थे, जिसको लेकर के इनके अपॉइंटमेंट को लेकर के कुछ इशू था और इनके अगेंस्ट रिट भी दाखिल की गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट, ये जो न्यूज है वो कल की है, जहां पे आप देख रहे हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना ने इस बात को बोला, अज्यूमिंग दैट कॉलेजियम डिड नॉट टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट मे नॉट बी प्रॉपर, वी कैन नॉट गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ हर सुटेबिलिटी, वी कैन नॉट डायरेक्ट द कॉलेजियम टू रिकंसिडर। तो उन्होंने इस बात को भी रिजेक्ट किया कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं और उनके ऊपर हर चीज कॉलेजियम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर फर्दर इसको एक्नॉलेज तो किया और कुछ मटेरियल को एक्सेप्ट करने की बात भी बोली थी, लेकिन फिर इतनी ही देर में उनका अपॉइंटमेंट भी हो गया। ये इस बात के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, उसको आगे समझेंगे। देन ये 6 फरवरी की न्यूज है कि सेंटर नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी एज एडिशनल जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, तो अभी तक कि हम जानते हैं कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था जो सरकार के द्वारा प्रपोज की गई है वो जगह पे नहीं है। तो जब जो अभी भी अपॉइंटमेंट की जो जो सुप्रीम ऑटोनॉमी कहनी चाहिए या पावर है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की, वो कहीं ना कहीं अभी भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो उसके हवाले से आर्टिकल को समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया। The recent war of words between the higher judiciary and the political executives has revolved around the question of who has the power to appoint judges to the high courts। मतलब वो सवाल अभी भी आगे खड़ा हो जाता है कि किसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है या फिर एग्जीक्यूटिव के पास पावर है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो 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 नाम दिए जा रहे हैं, जो सिलेक्शन हो रहा है, उसमें मेजर रोल सुप्रीम कोर्ट का ही है। क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम की बात 2015 में ड्रॉप डाउन कर दी गई थी, वो अभी भी जगह पर नहीं आई है। कॉलेजियम का मतलब जो था सरकार की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब जो भी पावर है वो कहीं जाकर के सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही रहती है। अंडर द कॉलेजियन सिस्टम itself द प्रोडक्ट ऑफ अ 93 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं कॉलेजियन सिस्टम के अंदर 93 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। द थ्री सीनियर मोस्ट जजेस of the Supreme Court make recommendation for appointments of high courts while the government may provide input, जिसमें सरकार इनपुट दे सकती है और अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन रिकमेंडेशंस अपॉइंटमेंट करेगा जो हाई कोर्ट के होंगे, उसके लिए गवर्नमेंट जो है इनपुट दे सकती है। एंड आस्क फॉर रिकंसिडरेशन इफ अ रिकमेंडेशन इज रीआइटरेटेड देन फॉर्मली द गवर्नमेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट। और अगर दोबारा से उसको रीआइटरेट किया जाता है सेम रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है। ये 93 का जजमेंट है। ठीक है, now the well-known controversy around the appointment of L. Victoria Gowri to the Madras High Court saw a reversal of this pattern। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो रिकमेंडेशन के बाद ये जो ये रिकमेंडेशन के होते हुए भी जो एल गौरी का जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके अगेंस्ट एक कंट्रोवर्सी बन गई और इस पैटर्न का रिवर्सल देखा गया। वो क्या था, आफ्टर द कॉलेजियम रिकमेंडेड हर नेम फॉर जजशिप, a petition was filed in the Supreme Court challenging this appointment on the basis that she had allegedly engaged in hate speech against Muslim and Christian। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन इसको चैलेंज किया गया कि वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के प्रति के अगेंस्ट उन्होंने हेट स्पीच दी, इसलिए एक पिटीशन दाखिल की गई कि उनको एज ए जज अपॉइंट ना किया जाए।
The Chief Justice of India, who heads the collegium, stated that the collegium had taken cognizance of new material. इन्होंने cognizance लिया, new material जो उसके सामने आया उसको cognizance लिया, but before anything could be done about it, the appointment process was completed. पर कुछ हो पाता इसके पहले appointment हो गया, उनका अपॉइंटमेंट भी हो गया, ओथ भी हो गई. सो इस बात को ये उजागर कर रहे हैं कि अगर ये सिस्टम सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है, वो कहते हैं कि वो कॉग्निजेंस ले रहे हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो ये एक्चुअली क्या है? अ लास्ट डिच अटेम्प्ट टू स्टॉप इट बाय वे ऑफ लीगल चैलेंज वाज रिजेक्टेड बाय 2 अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, उसको रिजेक्ट किया गया. हमने देखा भी है कि कल का एक स्क्रीनशॉट है न्यूज का, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जज ने उसको रिजेक्ट किया. तो प्रॉब्लम ऑफ ओपेसिटी है, वही बात आएगी ना कि जो क्लैरिटी नहीं है, अभी भी एम्बिगिटी है इस प्रोसेस में, जिसको क्लियर करने की बात सरकार उठाती रही है. द कंट्रोवर्सी इंडिकेट सर्टेन कंटिन्यूइंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट. इसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को जो है हाईलाइट किया जाता रहा है. प्रॉब्लम क्या है? ओपेसिटी की प्रॉब्लम है. द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम कैन बी contrasted the judicial appointment in other democratic countries such as United States and South Africa. वो कहते हैं कि ऐसे ही सिस्टम के जो सेम सिस्टम की जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात है, वो और भी देशों में इनके फ्रेमवर्क है, उनको हम देख सकते हैं. और क्या, जैसे केन्या हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूएस हो गया. while the specific processes are different, they are all open. वो जो मेथड्स है वो अलग है, लेकिन सारे ओपन है, उनसे हम सीख सकते हैं. In each of these jurisdictions, the name of judicial candidates are publicly known before the formal commencement of the selection process. इसमें क्या होता है कि जुडिशियल कैंडिडेट्स के नाम पहले से ही मतलब शुरुआत से, अपॉइंटमेंट के पहले से ही, सिलेक्शन प्रोसेस के पहले से ही ओपन होते हैं. इन सच a scenario, such facts such as a Miss Victoria Gowrie statements would inevitably come to light and would be known to the selection bodies. ठीक है, सो अगर ये ना जो डिटेल्स पहले से अगर सबके पास हो या ओपन हो बॉडीज को, तो उनके ऊपर स्टेप उठाया जा सकता है, जो कि हमारे देश में क्लोज एंडेड या क्लोज डोर प्रोसीजर है, जिसको खत्म करने की बात उठती है. The selection bodies would take them into account, and indeed, given that these jurisdictions require judicial candidates to face questions, ठीक है, कि अगर ऐसा हो, जो jurisdiction के हवाले से जो ये candidates हैं, उनको कुछ सवाल फेस करने पड़ेंगे. The candidate would be asked to explain and justify the statement, और अपने statement को explain कर सकते हैं, justify कर सकते हैं, and how they relate to her judicial philosophy, और अपनी judicial philosophy से भी वो connect कैसे करते हैं, इसको भी explain वो कर सकते हैं. और जो क्या होता है, एक डिस्कशन होता है, that would be public. At the end of process, the selection board body would make this decision. और इसके बाद अपनी जो selection body decision ले सकती है, पर ऐसा हमारे यहाँ नहीं है. By contrast, in India, the candidate's name is effectively made public after their selection by the collegium. जो collegium के चुनने के बाद ही उसका नाम पब्लिक किया जाता है. The selection process is behind closed doors, where the parties involved are the collegium and the government through the intelligence bureau. ठीक है, तो क्लियर है, वो क्लोज डोर्स के पीछे है, और इसीलिए इसी ओपेसिटी, इसी ओपेकनेस की बात होती है कि क्लैरिटी नहीं है, सब चीजें खुली हुई इसी नहीं है. This not only has transparency costs, but also the costs are asymmetrical. But it is obvious that where the government approves to a particular candidate, it can simply withhold relevant information from the collegium. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो, यही तो बात पहले भी हो रही थी कि जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस जज को अपॉइंट नहीं करेंगे, कुछ नाम पहले आए थे, उनके कुछ ऐसे हेड स्पीच के इशू थे, कोई ऐसे ही सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ गलत कमेंट किया था, ऐसे ही कोई सिनेरियोस थे. तो जब गवर्नमेंट को जब जो उस केस में जो हमारे सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि सरकार ने उनको क्यों अपॉइंट नहीं किया था या उनके नाम को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था, उन्होंने इसको उठाया था. लेकिन अब वही सिमिलर घटना यहाँ पे भी तो हो रही है, और उसके अगेंस्ट जब प्ली लगाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया. Now the material to be brought into the collegians for notice by the public, the selection has already been made. और जब तक इस बात को सामने लाया जाता, डिटेल और आते, डिस्कशन होता, तब तक उनका अपॉइंटमेंट हो चुका था. Once again, the fallout of this asymmetric, given that the government retains the power of formal appointment when it approves a candidate, it can rush the process through as happened in the present case. ठीक है, तो इतना बड़ा जो रश हुआ, जो नाम को दिया गया, फॉर्मल अपॉइंटमेंट किया गया, when it approves a candidate, it can rush the process through and happen in the present case. मतलब कि इस केस में इतनी जल्दबाजी की गई, जिसकी वजह से जो प्रोसीजर फॉलो होना था नहीं हुआ, तो उसकी क्लैरिटी कहाँ से आएगी. इस केस में क्या हो सकता है, ये एक्सपर्ट कहते हैं जो लिख रहे हैं इस आर्टिकल को, द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अ पॉकेट वीटो. इस केस में अगर सरकार चाहे तो पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज कर सकती है, विच इट हैज ऑल्सो डन विद रिस्पेक्ट टू द मद्रास हाई कोर्ट बाय रिफ्यूजिंग टू अपॉइंट अ जज इन द टीथ ऑफ एन एक्सप्रेस डायरेक्शन बाय द कॉलेजियम. जैसा कि पॉकेट वीटो के हिसाब से वो चाहे तो उसको एक्सरसाइज कर सकती है, जो मद्रास हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में हुआ भी. बट लेकिन
बाय रिफ्यूजिंग टू अपॉइंट अ जज, लेकिन कि किसी जज को अपॉइंट करने से रिफ्यूज कर सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दोबारा से सेम रिकमेंडेशन दिए जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को एज पर द 93 का जो हमारा जजमेंट है उसके हिसाब से। तो ये तो बात वहां पे आके फंसी जाएगी। तो बड़ी समझने वाली बात है कि एक्चुअली क्या ये क्लियर कट है या क्लियर और हो सकता है। जेनस फेस और कोलिजन का मतलब होता है कि बहुत शार्प एजेस वाला कोलिजन सिस्टम है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। above issue leads directly into the second problem। एक दूसरी प्रॉब्लम बताते हैं कि once the collegium recommendation has been made, the only way of contesting is through legal challenge। दूसरी समस्या, पहली समस्या तो ये है कि क्लोज डोर है। दूसरी समस्या क्या है कि जब भी अगर आप किसी को चैलेंज करना चाहते हो किसी जज के अपॉइंटमेंट को, तो लीगल डोर आपको कहाँ, उसकी एप्लीकेशन आपको कहाँ देनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में ही देनी पड़ेगी और लीगल चैलेंज करना पड़ेगा। और इसकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई खुद ही करेगा तो वो रिजेक्ट भी तो कर सकता है जो उस केस में हुआ। तो ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन यहाँ बन जाती है जहां पे अगर किसी के जज को किसी जज के अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन उठाया गया तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही उसकी सुनवाई हो सकती है। While technically in recommending a name, collegium act as an administrative body and all administrative decisions are open to judicial review। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है वो ओपन टू रिव्यू है। इन प्रैक्टिस वन कैन इमीडिएटली सी द प्रॉब्लम विद जजेस बीइंग आस्क्ड टू सिट इन जजमेंट ओवर देयर ओन सीनियर कलीग्स। लेकिन क्योंकि पावर सारी की सारी आप उसको जुडिशियल रिव्यू पे अगर देते भी हो, रियलिटी तो ये है कि अगर जुडिशियल रिव्यू पे जाएगा भी तो मेजोरिटी सपोज करिए 6 जजेस बैठ रहे हैं उसमें 4-2 से ये क्लियर हो जाता है तो फिर भी 4 जो उन्होंने एक्सेप्ट किया मेजोरिटी फिर उसको लेके आ सकती है सेम जज को। तो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर भी एक तरह की बहस है कि क्या अगर जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही जो संस्तुतियां दे रहा है, नाम दे रहा है, जज सेलेक्ट कर रहा है, उस केस में अगर जुडिशियल रिव्यू के लिए आप जाते भी हो तो कितना इम्पैक्टफुल होगा। जो मेजोरिटेरियन का नाम आता है कि सुप्रीम कोर्ट की मेजोरिटी के ऊपर मेजोरिटेरियनिज्म की बात आती है, इसको लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये जो शब्द आता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मेजोरिटेरियनिज्म की जो पॉलिसी है कि हम जिसको जिसको वोट कर दें वो सेलेक्ट होगा, तो वो तो जुडिशियल रिव्यू में भी हो सकता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे सिस्टम का। It need not be said this way. Consider the case of South Africa की बात बोलते हैं where proceedings of Judicial Appointments Commission have been subjected to judicial review। जहाँ पे judicial review होता है appointments का and where the courts have directed the commission to make their deliberations public। ठीक है, वो भी public भी होता है लेकिन but what does exist in a system of checks and balances। लेकिन जो checks and balances की बात हो रही है वो ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली डिलीवर करता है साउथ अफ्रीका, क्या वो हमारे देश में हो सकता है, ये सवाल मैं खुद कर रही हूँ। फर्दर मोर द जजेस इंसिस्टेड दैट ओनली क्वेश्चन दे कुड कंसिडर इन जुडिशियल रिव्यूज वाज विक्टोरिया गौरीज एलिजिबिलिटी एंड नॉट सुटेबिलिटी। उसके ऊपर जजेस ने कहा कि उन्होंने इंसिस्ट किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दैट द ओनली क्वेश्चन दे कुड कंसिडर इन जुडिशियल रिव्यू वाज एल विक्टोरियाज एलिजिबिलिटी नॉट सुटेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने पहले भी कहा था कि हेट स्पीच को वो प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन किसी जज की एलिजिबिलिटी पे ध्यान होना चाहिए ना कि उसकी सूटेबिलिटी पे कि वो उसका हेट स्पीच का बैकग्राउंड है या नहीं है। लीविंग असाइड द क्वेश्चन ऑफ वेदर हेट स्पीच इज अ क्वेश्चन ऑफ सूटेबिलिटी और एलिजिबिलिटी। और कहते हैं कि हेट स्पीच अगर मिस गौरी की जो सिचुएशन उन्होंने कहा क्वेश्चन उठाया गया था कि उन्होंने कोई हेट स्पीच दी थी, तो वो कहते हैं कि हेट स्पीच किसी की एलिजिबिलिटी का सवाल है या सूटेबिलिटी का सवाल है। ठीक है, it is a correct position but once again it depends on the question of suitability having been fully considered during the selection process। ठीक है, तो ये सवाल उन्होंने उठा के छोड़ा है और जो एक रिलेवेंट क्वेश्चन है और क्योंकि हम जानते हैं कि GS2 के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट बैठता है इसलिए इस आर्टिकल को हमने समझा। ना रूट प्रॉब्लम क्या है इसकी कि बट टेकिंग अ स्टेप, कुछ रूट प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, बट टेकिंग अ स्टेप बैक फ्रॉम स्पेसिफिक एक्टर्स इन दिस ड्रामा इट इज इंपॉर्टेंट टू लोकेट द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस। जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना चाहिए। जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लमेटिक है बोथ इन प्रिंसिपल बट ऑल्सो बिकॉज असिमेट्रिकल बेनिफिट्स द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि उठता रहा है, बहस चलती रही है। और जो ये अपॉइंटमेंट हुआ मिस गौरी का, उसने एक और समस्या को खड़ा कर दिया है कि अगर उसके ऊपर कोई सेफ गार्ड बनाए भी गए हैं तो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस में ना जाएं और ना ही जुडिशियल डोमिनेंस में जाएं, दोनों ही चीजों में खतरनाक चीज हो जाती है। जो अगर आप रिव्यू पे जाते भी हो तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके ऊपर भी सवाल उठते हैं, आगे इस पे आर्टिकल जरूर आएंगे। नाउ
इससे जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल है जो हम देख रहे हैं, बेंच एंड बिगटरी। इसमें भी सेम चीज मेंशन करी गई है कि एक पक्षपात हुआ है, पक्षपात जैसा हुआ है, बिगटरी मतलब पक्षपात हुआ है, जहां पे जो जब तक डॉक्यूमेंट्स आते और डिस्कशन होता, अपॉइंटमेंट हो चुका था, तो द क्वेश्चनेबल एलिवेशन ऑफ एडवोकेट गौरी एज ए जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट एपिटोमाइज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ठीक है, इट ऑल्सो portends a government derived project to take over the bench through its favorites। यही बात मैंने पहले बोली कि ये जो हुआ, इससे याद आती है उसी बात की जो गवर्नमेंट के पहले करना चाह रही थी, अब जो करना चाह रही है, जिसको अपने अपने स्टिक डाउन कर दिया था पहले कि आपका फेवरेटिज्म भी नहीं चलेगा। तो अब जो ये हो रहा है, क्या वो फेवरेटिज्म नहीं है? Miss Gauri also, whose unabashed prejudice against minorities came evident where her past speeches and interviews came to light after her name was approved by the Supreme Court। So ये जो हेट स्पीच का मामला है, इसको इसके बाद भी उसको दरकिनार करते हुए उनको ओथ दिला दी। लेकिन एक सवाल में एक एज ए सिटीजन जा सकता है कि क्या किसी की हेट स्पीच का बैकग्राउंड जो है किसी की एलिजिबिलिटी पे सवाल उठाता है, क्या या इसकी सूटेबिलिटी पे सवाल उठाता है कि अगर किसी ने एक बार कोई हेट स्पीच दी तो सुप्रीम कोर्ट क्या उसे ऐसे जज अपॉइंट ना करे? क्या ये सवाल बनता है? Earlier, the Union Law Minister had processed the recommendation concerning a set of candidates with extraordinary speech not displayed in other cases, जिसमें कि आप पहले याद होगा कि पहले भी ऐसे केस उठे हैं जहां पे कुछ सेट ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड नॉट डिस्प्लेड, उनके रिकमेंडेशंस में नाम आए थे, हम पहले भी जानते हैं, जैसे कि जिनमें जॉन सत्यायन का नाम था, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट भी किया था ना। अब सिचुएशन जो है उसको हैंडल करने लायक वो है या नहीं है, ये भी इस बात को उजागर करता है। It is a clear message that the present regime would pick and choose among those approved by the collegium in a manner informed by its political preferences। ठीक है, तो इस बारे में इस बात को हम समझ के दोनों आर्टिकल सेम बात को उठाते हैं। दूसरे आर्टिकल पे अ नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन। इसमें वो चीज इसको मेंशन करते हैं कि जो नॉर्डिक देश हैं उनका इंडिया से जो कनेक्ट है वो और साथ ही साथ पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन के ऊपर जो उनके अटेम्प्ट है वो अकेले नहीं ही उस पर काम कर सकते, उस पे इंडिया का सपोर्ट उनको चाहिए। ये आर्टिकल लिखा है जन क्रिश्चियन वेस्टर्न ने, इज द नॉर्वेजियन मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उन्होंने कहा द नॉर्डिक कंट्रीज आर रेडी टू ऑफर देयर टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपर्टीज टू इंडिया एज इट मूव्स टूवर्ड्स अ ग्रीन डिजिटल एंड इनोवेटिव फ्यूचर। ठीक है, नाउ हम देख लेते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ये जो पूरा इलाका है नॉर्डिक कंट्रीज का, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड में तो कुछ है ही नहीं खास, ये सारी की सारी कंट्रीज मिलकर के बनाती हैं नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। Now, over the last decades, Nordic countries have been pioneering green technology। उन्होंने काफी green technologies में काम किया है। Together, Nordic and India can empower the green transition the world needs। ठीक है, उसके साथ ही साथ वहाँ के जो देश हैं उनमें न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजीज को लेकर के, हाइड्रोजन पावर को लेकर के, ऑफशोर विंड्स एंड बैटरीज को लेकर के काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। एंड सोल्यूशन दैट आर एसेंशियल फॉर द वर्ल्ड टू सक्सीड इन द ग्रीन ट्रांजिशन इज डेस्परेटली नीड्स। और इस जो ग्रीन ट्रांजिशन की जो बात हर देश में होती है उसके लिए उनके पास काफी रिसोर्सेज भी है, काफी काम भी किए हैं, लेकिन इंडिया के साथ उस चीज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। द नॉर्डिक्स हैव सक्सीडेड इन बिल्डिंग स्टेबल, सिक्योर, वेलफेयर बेस्ड सोसाइटीज दैट टू अ लार्ज एक्सटेंट मैनेज टू मीट द नीड्स एंड द विशेस ऑफ देयर इनहैबिटेंट्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जो 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 चीज मेंशन करी जा रही है वो ये है कि एट द नॉर्डिक इंडिया समिट हेल्ड इन कोपेनहेगन इन May 22, जो कोपेनहेगन में जो समिट हुआ था नॉर्डिक इंडिया समिट, उसमें 5 नॉर्डिक प्राइम मिनिस्टर्स थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी थे। उन्होंने इस बात को अग्री किया कि इंटेंसिफाई करेंगे हम कोऑपरेशन को, डिजिटलाइजेशन को, रिन्यूएबल एनर्जी को, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज को, इन द सर्कुलर इकोनॉमी एंड द सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखते हुए वो ये जो एक्सपर्ट है वो कहना चाह रहे हैं कि दे कैन सपोर्ट इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो क्योंकि इसका एग्जाम्पल है कि ट्रेड मिनिस्टर नॉर्वे और फिनलैंड के ट्रेड मिनिस्टर्स ने काफी टाइम इसमें काम किया है, विजिट भी किया है February 9 एंड आर करेंटली विजिटिंग इंडिया टुगेदर February 9 और 10। ठीक है, विजिट भी कर रहे हैं। सो उस केस में हमको ये चीजें शोकेस करनी है, इसमें वैल्यू एडिशन और दोनों की पार्टनरशिप को लेकर के, और आगे बड़े बड़े डिजिटल सोल्यूशंस को और ट्रांजिशन को टेक केयर किया जा सके। Now, trade links that can grow, जो जिन ट्रेड लिंक्स की बात करें, द पास्ट ईयर हैज सीन सिग्निफिकेंट राइज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन फिनलैंड एंड इंडिया। इंडिया हैज ग्रोन टू बिकम अ प्रायोरिटी कंट्री फॉर फिनलैंड, और फिनलैंड की बात वो करते
करते हैं कि प्रायोरिटी कंट्री बनने वाली है इंडिया फिनलैंड के लिए। फिनलैंड ओपन अ न्यू कॉन्सुलेट जनरल इन मुंबई, और कॉन्सुलेट जनरल भी ओपन किया है उन्होंने मुंबई में, विच विल बी इनॉग्रेटेड टुमारो February 10 को, जब आर्टिकल लिखा जा रहा है। Now, this further increases the number of Nordic representation in India's commercial capital and will contribute to strengthening India-Finnish ties. और India-Finnish ties को भी वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसमें? इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, सस्टेनेबिलिटी में, डिजिटलाइजेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी और इन सारी चीजों में, ठीक है। Now, Finnish companies such as Nokia and Fortum see India as their largest growth market now and have some of their most significant investment in India. हम सब जानते हैं कि नोकिया जो कंपनी है फिनलैंड की है, तो वो भी उनकी तरह से ये जो देश है एक बड़ा मार्केट है, और इसको वो स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट जो वहाँ जाते भी रहते हैं अपने काम के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, उनके लिए भी एक बड़ा डेस्टिनेशन है। और ये जो ट्रेड पैक्ट है, जो आने जाने का सिलसिला है, उसको एक्सपेंड करने की बात वो कहते हैं। Now, trade between Norway and India has doubled in the last 3 years. 3 साल, लास्ट के 3 सालों में नॉर्वे से बिजनेस काफी बढ़ा है। The Norwegian Sovereign Wealth Fund is likely to become one of the India's largest single foreign investor. कहाँ से? नॉर्वेजियन सोवरेन वेल्थ फंड, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर, 17.6 बिलियन डॉलर का, ये वो बताते हैं। The Norwegian government has also recently established a new climate investment fund for investment in renewables abroad, and India has been defined as a focus country, जिसमें नॉर्वेजियन कंट्रीज के लिए इंडिया एक फोकस कंट्री, बड़ी बात है, इन्वेस्टमेंट वहां से मिल सकता है हमें। और 1,500 crore have been invested so far in India through the climate investment fund की तरफ की मार्फत 1,500 करोड़ इंडिया को के लिए इन्वेस्ट किया भी गया है, इन्वेस्टेड ऑलरेडी इन्वेस्ट किया जा चुका है, एंड नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। नाउ उसके साथ नॉर्वे और फिनलैंड से जो उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनके ऊपर एक बात हो रही है कि ये सारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने बड़े बड़े देश है ना, ये सब ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ही आगे बढ़ के आते हैं, सबको नया बाजार चाहिए। तो GS3 में जहाँ पे FTAs की बात होती है, जहाँ पे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये सारा मटेरियल जो इसमें इन आर्टिकल्स में आता है, आप सब उनको जॉट डाउन करते चलिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज कभी नहीं आएगी कि सब जगह, हर जगह आपको एक आर्टिकल मिलेगा, सब कुछ मिल जाए, नहीं। जैसे अभी कुछ दिन पहले UAE से हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया से हुआ, न्यूजीलैंड से हुआ, अब इधर हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी FTAs में, CECP में और ट्रेड एग्रीमेंट्स में ऐड होती चली जाती हैं। The Finland as a member of European Union, जो फिनलैंड EU का मेंबर है, is a part of EU India FTA negotiations and Norway is negotiating through the European Free Trade Association, ठीक है, क्लियर है। Now finalizing the free trade and investment agreement with India is a priority for us. वो कह रहे हैं प्रायोरिटी इंडिया है, नॉर्वेजियन कंट्री के लिए, नॉर्वे के लिए भी और फिनलैंड के लिए इंडिया प्रायोरिटी है, और वो अपने निगोसिएशंस को जो भी चल रहे हैं, जो आगे ट्रेड होने वाले हैं, उनके लिए हमको टारगेट करेंगे, सेंटर में रखेंगे। नाउ दिस इज अ प्रायोरिटी फॉर अस टू, उन्होंने मेंशन कहा कि अगर ये प्रायोरिटी, जैसे कि हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे लिए प्रायोरिटी है इक्विटेबल, फेयर और बैलेंस ग्रोथ को देखना, तो ये हमारे लिए भी प्रायोरिटी, फिनलैंड कह रहा है इस चीज को, जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा कि उन देशों के लिए भी प्रायोरिटी है। एज इंडिया टेक्स रैपिड स्ट्राइड्स इनटू अ ग्रीन, डिजिटल एंड इनोवेटिव फ्यूचर, नॉर्डिक कंट्रीज सच एज फिनलैंड एंड नॉर्वे स्टैंड रेडी टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड बी पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रांजिशन। वो इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं और इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द रोल ऑफ लेबर यूनियंस इन द इमर्जिंग सेक्टर्स। हम सब जानते हैं कि अभी हाल में बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ किया है, उसके लिए आर्टिकल लिखा है KR श्याम सुंदर, जो प्रोफेसर है एक्सराई जमशेदपुर के। ये कहते हैं द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनियंस एंड यूनियन एक्टिविटीज इन दिस इंडस्ट्री डू नॉट इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। वो कह रहे हैं जो यूनियन बन रही है ना, ट्रेड यूनियन बन रही है, इन ले ऑफ के होने की वजह से या लोगों के एम्प्लॉयज के बेटरमेंट के लिए जो वो यूनियन बना रहे हैं, उसका कोई फायदा होगा नहीं, इसका कोई कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाएंगी ये लोगों के मन में। क्यों? वो कहते हैं there have been many reports of layoff in the last few months, especially in emerging sectors. Layoff have been taking place not only in India but in major companies economies like US too. ठीक है, सब जगह layoff हो रहा है, US में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। जैसे कि इंडिया में बड़े लेवल पे जो बड़े तो नहीं, जो स्टार्टअप्स हैं उनमें ज्यादा layoff देखने को मिला है। साथ ही साथ, और ये हुआ क्यों है, ये रीजन देते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से, कॉस्ट कटिंग की वजह से, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, परफॉर्मेंस इशू की वजह से उन्होंने ले ऑफ किया। साथ ही साथ जो बड़ी कंपनीज है लाइक अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन्होंने भी ले ऑफ किया। और अमेजॉन ने कहा कि अनसर्टेन इकोनॉमी एंड रैपिड हायर्स की वजह से पास्ट एज रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट निकालने के कारण ये रहे हैं कि रैपिड हायर हमने कर लिया, हमें पता नहीं था कि इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, और कोविड के एरा में ज्यादा, अमेजॉन पहले भी कह चुका है कि कोविड की वजह से उन्होंने काफी लोगों को हायर किया था, और जब इकोनॉमी वापस बैक ऑन ट्रैक आ गई
देशों की, तो उन्होंने ले ऑफ करना चालू कर दिया। नाउ द नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट विच वर्क्स फॉर द वेलफेयर राइट जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ आईटी, जो ये कंपनी है इसका शॉर्ट फॉर्म है NITES, उन्होंने एक रिसर्च किया और इसमें रिसर्च करने के बाद जो वेलफेयर राइट्स जस्टिस एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं, BPO होगा, KPO होगा, कई सारे प्रोफेशनल कंपनीज के लिए इंडिया में, हैज एलिज दैट Amazon वायलेटेड लेबर लॉज, उन्होंने कहा लेबर लॉज को तोड़ा है Amazon ने। और इसी के इफेक्ट में आकर, इसके इफेक्ट में और वैसे भी लोग जो एम्प्लॉयज की मन में डिस्ट्रेस है, चाहे वो US की बात हो, इंडिया की बात हो, इसमें एक चीज समझ में आई कि Amazon वर्कर्स एट द वेयर हाउस एट स्टेटन आइलैंड कॉल्ड JFK8 सक्सीडेड इन फॉर्मिंग द Amazon लेबर यूनियन, तो वहां पे उन्होंने एम्प्लॉयज ने लेबर यूनियन को बनाया। लेकिन ये एक्सपर्ट कहते हैं कि ये जो लेबर यूनियन बन रही है ये लोगों में कोई कॉन्फिडेंस लेकर के नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयज एट द वेयर हाउस नियर Albany voted overwhelmingly against unionization in October 22, as many of them were skeptical of the bargaining power of a union in relation to a giant like Amazon. So इतनी बड़ी कंपनी में जिन्होंने Amazon फूड और Amazon एकेडमी को बंद कर दिया, तो उनके अगेंस्ट में जाकर के लोग, वहां के एम्प्लॉयज ने यूनियंस बनाए और साथ ही साथ वोट भी किया अच्छे नंबर्स पे। बट वो कहते हैं कि फिशमैन मॉडल को रेफर करते हुए बोलते हैं कि ये मॉडल कहता है कि ये जो कंपनीज है वो एक्चुअली लेबर इंटेंसिव कंपनीज नहीं है जहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर काम करते हो। ये बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पे प्रोफेशनल्स काम करते हैं और उस केस में इनसे कोई फायदा नहीं होगा। वो कहते हैं लॉन्ग अगो फ्रीमैन एंड मेडॉफ एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ trade unionism on the exit behavior of workers in the context of exit voice loyalty model। ये दो एक्सपर्ट्स हुए, फ्रीमैन और मेडॉफ ने ये मॉडल बनाया था जिसमें वो लोगों वर्कर्स की कंपनी छोड़ने के एग्जिट बिहेवियर को नापते हुए उन्होंने मॉडल बनाया और उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, और इसी को हमारे एक्सपर्ट भी रेफर कर रहे हैं। वो कहते हैं ऑन द डिमांड साइड द IT and IT enabled services employees felt no need for trade unions as unions are typically associated with the manual labor। ये इसी बात को कहते हैं कि जो IT कंपनी के प्रोफेशनल्स है वो एलिट है, प्रोफेशनल है, उनके लिए ये जो यूनियंस होती हैं वो मैनुअल लेबर्स के लिए होती हैं। Now it is believed that IT employees do not need trade unions as they have competitive compensation by pay packages, supposedly good conditions of work and mechanism to address grievances। मतलब IT कंपनीज के लिए अच्छे पैकेज ऑफर होते हैं, उनको गुड कंडीशंस मिलती हैं, उनके लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल के मैकेनिज्म भी है, तो उनको ये यूनियन बनाने की जरूरत नहीं है। And so they stay on and are loyal to the company and the industry। If these conditions are violated, they switch to other organizations। अगर ऐसा होता है उनके लॉस को या उनके अधिकारों को तोड़ा जाता है, वायलेट किया जाता है, तो दूसरी कंपनी में वो स्विच कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज दिस कि दे डू नॉट कलेक्टिवली बार्गेन और स्ट्राइक और रिसोर्ट टू लीगल एक्शन एज मिडिल क्लास एम्प्लॉइज who go to court would be stigmatized voice and may survive by simply keeping quiet। तो मतलब ये कह रहे हैं कि उनको बार्गेनिंग पावर से होती है यूनियंस में, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी वॉइस को उतनी जगह नहीं मिलेगी, उनकी जो लॉयल्टी है उनको शांत कर दिया जाएगा। तो इस केस में कोई फायदा नहीं, इस बात को बार बार वो मेंशन करते हैं। ना बैड ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू हैव प्रोवोक, लेकिन होता क्या है कि एक्चुअली बैड पॉलिसीज की वजह से प्रैक्टिसेस जो अभी चल रही है, ले ऑफ चल रहा है, लोग यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, पर इससे उनके मनों में कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑलरेडी रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, उनको यूनियन बनाने की जरूरत नहीं है। Now huge task ये है कि the state obviously needs MNC to stay on India मतलब कि अभी तक का जो हमारा रिजीम रहा है वो ये है कि हम इंडिया और वेस्टर्न जो कल्चर है उसको मर्ज करके IT सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे भी खुली हैं, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है। लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर इस तरह का ले ऑफ चलता रहता है, लोगों में डिस्ट्रेस है, तो अल्टीमेटली स्टार्टअप डोंट हैव द आइडियल कंडीशन फॉर यूनियनाइजेशन। मतलब जो स्टार्टअप है उनमें यूनियन बाजी करने का, यूनियन बनाने का तरीका कुछ ज्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप का लेवल उस लेवल का नहीं होता है, स्टार्टअप उस लेवल का नहीं है कि आप एक तरह का यूनियन बनाए और उनसे लड़ सके। एम्प्लॉयज वुड रादर एक्सेप्ट लो पेइंग जॉब्स देन यूनियनाइज, मतलब यूनियनाइज होने के बजाय लो पेड जॉब आप लोग ले लेते हैं। और फर्दर ट्रेड यूनियंस आर फाइटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, और जो ट्रेड यूनियंस है वो अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ती है। तो मतलब ये मैकेनिज्म, मतलब जो यूनियन बनाना और लड़ना
इन तरह के लोगों को सोच को कहना चाहिए शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके राइट्स और लेबर राइट्स अलग अलग हैं. दे आर स्ट्रगलिंग टू रिटेन हिस्टोरिकल लेबर राइट्स, सिक्योर सोशल सिक्योरिटी फॉर द मिलियंस ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स एंड फाइट द एडवर्सिटीज क्रिएटेड ड्यूरिंग द आफ्टर कोविड-19. मतलब ऐसा नहीं कि कोई यूनियन बनी नहीं है, बन रही है, लेकिन जो यूजुअली आईटी सेक्टर के लोग हैं उनके लिए ये चीज कितनी पॉसिबल है, इस पे वो सवाल उठाते हैं. Industrial accidents too are frequent. Many garments and electronics industries, for instance, which have wide supply chains, violate labor rights. और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने लेबर राइट्स को वायलेट किया है. गारमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सप्लाई चेन्स हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. बट द Amazon story is going viral in 500 million labor market in India where hardly 10% of total workforce is unionized. मतलब जो Amazon जैसे बड़ी जाइंट कंपनी के लिए अगर छोटे से लोग अगर यूनियन बनाते भी हैं, जो 10% ऑफ टोटल वर्कफोर्स है, तो उससे उस कंपनी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. आपके ऊपर अगर लगता है कि आपको लड़ने की जरूरत है, तो लड़ने की बजाय आप चुपचाप साइलेंटली निकल जाइए, अपनी लॉयल्टी को ध्यान में रखते हुए और अपनी वॉइस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी ग्रीवेंसेस हैं, तो आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, वो कहते हैं. लेकिन यूनियन करने से और लड़ने से, अपना पूरा टाइम हैम्पर करने से क्या फायदा होगा. तो ह्यूज टास्क यही है कि आप इतनी बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, वर्कर्स मोबिलाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी एक सवाल है. ठीक है. नेक्स्ट है, इज देयर अ चेंज इन जर्मन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया, कि रशिया के लिए जो जर्मन पॉलिसी क्या वो बदली है. तो ये स्टोरी क्या है. After months of political debate, the German government announced on January 25 that it would send Leopard 2 main battle tanks MBTs to Ukraine. The decision marks Germany's shift from its policy of Ostpolitik, an approach followed in an effort to bridge Berlin's division. मतलब क्या, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब जर्मन गवर्नमेंट पे यूएस ने बोला कि आप उनको लेपर्ड 2 अपना भेजिए जो यूक्रेन ने मांगा था, उनका जो बैटल टैंक है, तो जर्मन गवर्नमेंट कुछ दिन के लिए शांत हो गई. उन्होंने कहा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, वो चला नहीं पाएंगे, कुछ रीजन उन्होंने दिए, या उनकी टेक्नोलॉजी को रशिया चोरी कर लेगा अगर उन्होंने टैंक पकड़ लिए तो. लेकिन कुछ समय बाद जब यूएस ने प्रेशर डाला तो जर्मन रेडी भी हो गया. बट द पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इतना डिले क्यों हुआ था, वो इसलिए कि जर्मनी है, वो रशिया से सबसे पास का देश, और जर्मनी को ये डर भी था कि ऐसा ना हो कि हम अगर इसमें इन्वॉल्व हो तो रशिया हम पर अटैक कर दे. तो ये रीजन रहा था. पर फाइनली वो तैयार हो गए. लेकिन अब सवाल ये उठता है, वो तैयार जो हो गए, तो क्या उनकी पॉलिसी चेंज हो रही है, क्योंकि जर्मन का रशिया से जो कनेक्शन है वो काफी बढ़िया नहीं रहा है सालों में. उसको हिस्ट्री में जाके वो बताते हैं कि हाउ डिड जर्मनीज पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया इवॉल्व इन द 20th सेंचुरी. मतलब 20th सेंचुरी में रशिया के जो संबंध है जर्मनी से, या जर्मनी की जो पॉलिसी है रशिया के लिए, वो क्या रही. जर्मनीज रिलेशनशिप विद रशिया हैज ऑलवेज बीन क्रिटिकल टू यूरोपियन सिक्योरिटी. हमेशा क्रिटिकल रहे संबंध, क्योंकि यूरोपियन सिक्योरिटी के हवाले से अगर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जाए, तो उस केस में जर्मनी के ऊपर हमेशा से ही एक तरीके का डर, या फिर कहना चाहिए कि वॉर की सिचुएशन बनने का डर रहा है. Soon after Bolshevik Revolution and Germany's defeat in First World War, the Soviet Union and the newly born German Republic signed the Treaty of Rapallo. ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब बोल्शेविक क्रांति होने के बाद जर्मनी डिफीट हो गया, तो सोवियत यूनियन जिसने न्यूली बॉर्न जर्मनी से अपना एक ट्रीटी साइन किया था, उसका नाम था रेपेलो, एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन. मतलब वर्ल्ड वॉर 1 की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. 1939 में क्या हुआ, फिर से बादल आ गए वॉर के. एंड उसके बाद क्या हुआ, जो बादल कहाँ मंडरा है, यूरोप पे, नाजी जर्मनी पे एंड सोवियत यूनियन पे. साइन अ नॉन अग्रेशन ट्रीटमेंट, और फिर से एक अग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, विच इवेंचुअली कोलैप्स 1941 में कोलैप्स हो गया, जब हिटलर ने इन्वेड कर दिया यूरोप, सॉरी, हिटलर ने इन्वेड कर दिया सोवियत यूनियन को 1941 में. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन सोवियत बैक्ड ईस्ट जर्मनी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जर्मनी के 2 भाग हो गए, ईस्ट और वेस्ट के. फिर 1971 में फिर से जो पॉलिसी की बात हो रही, ओस्टपोलिटिक, इसको अडॉप्ट किया गया, और जर्मन चांसलर ने फिर से रशिया से अपने संबंध ठीक कर लिए. एज ए रिजल्ट दिस पॉलिसी जर्मनी साइंड एन एग्रीमेंट एंड स्टार्टेड इंपोर्टिंग रशियन नेचुरल गैस. उसके बाद उन्होंने जो रशिया के नेचुरल गैस को इंपोर्ट करना चालू कर दी. ये 1971 की बात हो रही है. अब वर्ल्ड वॉर 1 में क्या था कि जर्मनी जो था वो रशिया के अगेंस्ट था. क्यों? क्योंकि जर्मनी वो सेंट्रल पावर्स में था और रशिया एलीट पावर्स में था. याद रखिएगा कि मतलब जर्मनी और रशिया कभी एक तरफ नहीं रहे. उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में भी जो एक्सेस पावर्स थे उनमें जर्मनी था, और एलाइज में यूएसएसआर तब हुआ करता था. यूएसएसआर अलग था, ऑल्दो जो अगर एक्सेस पावर्स की हम बात करें, जर्मनी यूएसएसआर के अगेंस्ट था, जो बाद में टूट करके जो सोवियत यूनियन था टूट करके रशिया बन गया, और अलग अलग देश या यूरोप के अलग अलग हो गए.
तो ये दोनों देश कभी एक बैग में नहीं थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि पोस्ट कोल्ड वॉर क्या हुआ, सोवियत यूनियन जो था, जो यूनिफाइड जर्मनी, जो बाद में जब बर्लिन की दीवार टूटी और जर्मनी फिर से यूनाइट हो गया, तो फिर से उन्होंने आपस में कोल्ड वॉर के बाद, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई यूएस और सोवियत यूनियन के बीच और 91 में यूएसएसआर टूटा, उसके बाद उन्होंने अपने संबंध जर्मनी से फिर से ठीक कर लिए। द एफर्ट्स टू प्रमोट पॉलिटिकल टाइज थ्रू एनर्जी ट्रेड आगे बढ़ा। व्लादिमीर पुतिन और साथ ही साथ जो जरहार्ड शॉडर थे, रोज टू लीडरशिप इन रशिया एंड जर्मन रिस्पेक्टिवली, संबंध ठीक हो गए, पाइपलाइन ठीक, नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन आगे बढ़ गई और उनके बीच में फिर से हाथ तालमेल ठीक हो गया। रिगार्डलेस एक्शंस इन जॉर्जिया और 2008 और 2014 के क्रीमिया और जॉर्जिया के एक्शंस पे रशिया के ऊपर जर्मन जर्मन पॉलिटिक्स ने कुछ नहीं बोला और वो अपना काम ठीक से चलाते रहे, रशिया से कोई इशू नहीं हुआ। बट अब क्या हुआ, फॉरेन पॉलिसी कब चेंज हुई, जब जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया 24-22 में, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। जर्मनीज पॉलिसी हैज मूव्ड अवे फ्रॉम एन एम्फेसिस ऑन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, उन्होंने इसको कहा जिटेनवेंडे, मतलब टर्निंग पॉइंट लिया जर्मनी ने इस बात को, वहां के चांसलर ने इस बात को बोला कि टर्निंग पॉइंट है, अपने डिप्लोमेसी को ब्लॉक किया, साथ ही साथ अब वो फिलहाल लेपर्ड 2 को भेज रहे हैं यूक्रेन में, क्योंकि उनको लगा कि ये जो इन्वेजन है ये सही नहीं है। बर्लिन बिलीव दैट अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन वाज पॉसिबल टू ब्रिंग एन एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और बर्लिन ये भी मानता रहा है कि ये जो लड़ाई हो रही है इसकी जगह आपस में बैठ करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता था, पर वो यूक्रेन रशिया ने किया नहीं। However, as the war progressed, Germany amended several of its previous policies that shaped its orientation towards Russia. और अब जो जर्मनी कई सारे पॉलिसीज को चेंज कर चुका है रशिया के हवाले से। Now, what has been Germany's response since far? जर्मनी की रिस्पॉन्स क्या रही है? और one of the key factors driving the change in the policy, Germany's recognition of need to reduce its dependence on the Russian energy. वो क्या है, जो गैस आती है ना वहां से पाइपलाइन से, उस पर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ मिस्टर पुतिन रिकॉग्नाइज यूक्रेन डोनस्टक, और उसके बाद एक सबसे बड़ी घटना ये भी हुई है, जो पास के इलाके अगर आप मैप में देखें, डोनस्टक और लुहांस्क प्रोविंसेस को रिपब्लिक घोषित कर दिया रशिया ने, और जर्मनी ने जो नॉर्थ 2 स्ट्रीम पाइपलाइन है उसको स्टॉल कर दिया है, क्योंकि वो अपनी डिपेंडेंसी उनके ऊपर कम करना चाहते हैं इस वजह से। Now, subsequently, it announced that the construction of the floor floating terminals and 2 permanent onshore sites for enhanced LNG imports struck an energy deal with Qatar. उसमें क्या हुआ कि कतर से उन्होंने अपनी एनर्जी डील को स्ट्रक कर लिया है। उसके साथ ही कि अपनी डिपेंडेंसी को दूर करने के लिए रशिया से उन्होंने सपोर्ट लेना चालू कर दिया है, क्योंकि ईयू ने भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, क्योंकि जर्मनी जो है ईयू का बड़ा देश है, साथ ही साथ उसके ऊपर यूएस का भी प्रेशर है कि वो रशिया को सपोर्ट ना करे, तो अब वो रास्ते ढूंढ रहा है, इसलिए कतर से उन्होंने एनर्जी डील को स्ट्रक कर लिया है। जर्मनी ऑल्सो वर्क विद अदर यूरोपियन कैपिटल्स टू अश्योर स्विफ्ट डिलीवरी ऑफ आर्म्स एंड aid to Ukraine. ठीक है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। Germany's gradual shift towards a more robust policy towards Russia is a testament to the changing realities to Europe's security landscape. और क्योंकि जो रशिया मानने को तैयार नहीं है कि कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, रिजल्ट का भी कुछ निकला नहीं है वॉर का, तो उसके हवाले से भी जर्मनी अपनी अपनी जो स्ट्रैटेजीज है, पॉलिसीज है, उनमें चेंजेस ला रहा है, जिस हम समझ चुके। The next article, the status and proceeds of disinvestment. What does the government aim to achieve with disinvestment? Disinvestment से गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती थी, ये सवाल है। Have targets been met in recent years? टारगेट क्या मीट हो गए डिसइन्वेस्टमेंट के? Which CAPs are slated for disinvestment? और ये सारे सवाल पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, वो देखेंगे, साथ ही साथ क्या टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए उसको भी हम देखेंगे। नाउ स्टोरी क्या है कि यूनियन बजट 2023-24 का था, उसमें गवर्नमेंट हैज सेट अ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 51,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है, डाउन नियरली 21%, जो 21% से कम है फ्रॉम द बजट एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर एंड जस्ट 1,000 करोड़। ठीक है, मतलब अभी जो उन्होंने टारगेट लिया कि इस बार हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, वो काफी कम नंबर लिया है। ऐसा क्यों? इट इज ऑल्सो द लोएस्ट टारगेट इन 7 ईयर, 7 सालों में सबसे कम है। Moreover, center has not met the disinvestment target for 22-23 so far. Having realized, तो एक समझने की बात है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज LIC हो गया, ONGC, IRCTC, गेल, PPL, ये सबका इनफैक्ट LIC का जो IPO था, वो तो उस केस में डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बहुत तगड़ी थी इस सरकार की, तो इस बार उसके नंबर्स कम क्यों हुए हैं, ये सवाल है।
डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पीएसयू हो, कोई भी सरकारी कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट की बात नहीं हो रही, सेंटर हो या स्टेट हो, अपनी कोई सब्सिडरी मतलब या फिर उसी से जुड़ा हुआ कोई और कंपनी को बेच देता है, ठीक है। ओनरशिप सेंटर के पास रहती है, स्टेट के पास रहती है, पर जो क्या है, एक भाग, कोई भी भाग बेचा जाता है, सेल किया जाता है। एसेट्स जो होती है, या तो एसेट हो सकती है या सब्सिडरी, मतलब आपकी कंपनी का कोई भाग बेचा जाए किसी प्राइवेट कंपनी को, या पूरी की पूरी कंपनी ही बेच दी जाए किसी प्राइवेट कंपनी को। अब ओनरशिप का क्या होता है, ओनरशिप हमेशा गवर्नमेंट के पास रहती है 51%, मतलब जो शेयर होते हैं 100, तो ओनरशिप डिसाइड होती है 51% से। अगर वो 49 है तो आपकी ओनरशिप नहीं है, अगर 50 है तो ओनरशिप नहीं है, अगर 51 शेयर आपके पास है तो ओनरशिप आपकी रहती है। तो इस केस में ओनरशिप किसके पास रहती है, सरकार के पास रहती है, लेकिन कोई भाग या एसेट प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया जाता है। इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या फिर डाइवेस्टमेंट। Now, in the case of majority divestment, the government hands over control to the acquiring entity but retains some stake, whereas in complete privatization. ध्यान दीजिएगा कि मेजॉरिटी डाइवेस्टमेंट में जब बहुत सारा भाग किसी प्राइवेट कंपनी को बेचा जाता है, तो उस केस में कुछ स्टेक सरकार अपने पास रखती है, क्योंकि पूरी कंपनी को प्राइवेट नहीं करते, कुछ भाग अपने पास रखती है, लेकिन मेजॉरिटी वाला भाग प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है। 100% कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज पास्ड ऑन टू द बायर। और ऐसा भी होता है कि सारा का सारा कंट्रोल प्राइवेट कंपनी को चला जाता है। इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए दीपम योजना को घोषित किया गया था या शुरू किया गया था। उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम नाम दिया गया। मैनेजमेंट नॉट पॉलिसी, इट्स अ मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें मेंशन किया गया कि ये डिपार्टमेंट इन सब चीजों को देखेगा। द गवर्नमेंट में डिसइन्वेस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिस्कल बर्डन। और ये डिसइन्वेस्टमेंट किया क्यों जाता है, ताकि फिस्कल बर्डन को कम किया जा सके और ब्रिज द रेवेन्यू शॉर्टफॉल फॉर दैट ईयर, और ताकि जो रेवेन्यू की कमी पड़ रही है उसको कवर अप किया जा सके। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब आपके रेवेन्यूज जो है वो माइनस में है और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो प्लस में है, तो इसको कम करने के लिए ये डिसइन्वेस्टमेंट की का स्टेप उठाया जाता है। और ध्यान दीजिए, पॉलिसी नहीं है, ये मैनेजमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इसकी देखरेख करता है, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था। Now, it also uses disinvestment proceeds to finance the fiscal deficit to invest in the economy and development of social sector performs। और इसी की वजह से जो बड़े-बड़े जो इन्वेस्टमेंट अभी तक हम लोग कर पाते हैं, इन्हीं कंपनीज को बेच के अपने रेवेन्यू को इनहांस करते हुए सरकार उसका फायदा उठा करके करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी सरकारी कंपनियां बेच दी जाएं, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को रोक भी लिया जाता है, जिनमें आता है डिफेंस आता है, जिसमें आता है रेलवे, अभी नहीं हुआ, पूरी तरीके से भी नहीं हुआ है, और भी 2-4 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर अभी तक पूरा उसको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है और सरकार की होल्डिंग अभी भी बनी हुई है। नाउ हाउ हैज डिसइन्वेस्टमेंट फेयर, अभी तक जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ क्या वो सही था, तो वो कहते हैं कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के हिसाब से point out that in recent years in cases of disinvestment where the government sold more than 51% of its shareholding in central public sector enterprises, मतलब अभी तक के रिसर्च के हिसाब से सरकार ने 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग को बेचा है सरकारी संस्थानों में। along with the transfer of management control, its stake was sold to another public sector enterprise। उन्होंने दूसरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को इनके स्टेक्स को बेचा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। ये जरूरी नहीं कि प्राइवेट कंपनीज को ही दिया जाए, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को भी डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो उनको बेचा गया। नाउ द पॉइंट इज कि 31,106 करोड़ रुपया, इतना पैसा एक्सचेकर एज एन डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड, इतना पैसा एक्सचेकर में आया, खजाने में आया सो फार, एंड लेस देन 2 months रिमेनिंग इन द करंट फिस्कल। लेकिन फिर भी टारगेट मिस होने के चांसेस हैं, इस बार उतना पैसा नहीं आया। मतलब जो टारगेट, क्योंकि सरकार का भी टारगेट होता है हर साल कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो कितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए आप ध्यान दो कि बजट में इस बार जानबूझ करके इसलिए टारगेट कम रखा गया है, क्योंकि जितना टारगेट था अचीव करने का, ये सब करने के पीछे, डाइवेस्टमेंट के पीछे, वो अचीव नहीं हुआ। इसलिए सरकार ने इस बार का टारगेट मिस होने की पूरी गुंजाइश है, इसलिए नए बजट के लिए उन्होंने ये टारगेट रखा ही नहीं। इससे बहुत सारी कंपनीज के नाम आते हैं, जैसे LIC का IPO, BPCL, NINL, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनकी 51% स्टेक को मार्केट में रखने की बात थी डिसइन्वेस्टमेंट के रास्ते से। नाउ विच CPSEs
सीपीएसईज आर लाइकली टू बी डिसइन्वेस्टमेंट। अब अगर आप देखिए कि कौन से सीपीएसईज जो है या फिर सरकारी संस्थान आप बोल सकते हैं हिंदी में, उनमें डिसइन्वेस्टमेंट होने के चांसेस है, तो वो सारे के सारे दीपम जो मैनेजमेंट है उसके अंदर आएगा। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टिक टू द ऑलरेडी अनाउंस, जो पहले अनाउंस हो चुके हैं वही रहेंगे, जिसमें बीपीसीएल का नाम है और साथ जिसमें बीपीसीएल और कॉन्कोर और एससीआई का नाम है। इन्हीं को वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, अप्रूवल नहीं आया है, तो हो सकता है इस बार और डिसइन्वेस्टमेंट ना किए जाए। ऑब्जर्वर्स पॉइंट आउट दैट डिसइन्वेस्टमेंट शुड आइडली बी ड्रिवन बाय द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द नीड टू रेज रेवेन्यू। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने रेवेन्यू को दिमाग में ना रखते हुए, लॉन्ग टर्म विजन को दिमाग में रखते हुए डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं करना चाहिए। इट हैड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन 21 टू मेंटेन बेयर मिनिमम प्रेजेंस इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर लाइक एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एक्सेट्रा। और नई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को 21 में लाया गया, जिसमें बहुत ही कम मिनिमम प्रेजेंस को रखा गया स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस। जैसे मैंने कहा कि कुछ सेक्टर्स को रोका गया जिसमें से बहुत ही कम डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई, क्योंकि वो सारे के सारे हम प्राइवेट या पब्लिक को नहीं दे सकते, और इस वजह से सरकार ने इसको अपनी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रखा। ना दो चीज समझने वाली है कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों चीजें सेम है क्या, सेम नहीं है। प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट हैव सेम मीनिंग। द प्लान इज टू सेल अ पीस ऑफ इट्स स्टॉक टू द प्राइवेट इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू कट गवर्नमेंट वेस्ट। ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेटाइजेशन और इनकी डेफिनेशन सेम है। डिफरेंस क्या है कि अगर देखा जाए एक भाग किसी और कंपनी को बेचा जाता है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है। The only distinction between privatization and disinvestment is that in privatization, the administration in India liquidates its shareholding to the melody of more than 51%. मतलब जो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि आप एक बड़ा भाग जो 51% से ऊपर, मतलब आपका ओनरशिप चेंज हो जाती है। प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि आपकी ओनरशिप चेंज होती है, transferring control to rights to the private sector. Whereas in disinvestment, the administration liquidates a fraction of its equity stake equal or less than 49. मतलब प्राइवेट वाले में आपकी ओनरशिप चेंज होती है, जो भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हो या सब्सिडी सेल करते हो, पर डिसइन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तभी इसको 49% लिखा गया। डिसइन्वेस्टमेंट में से 49% का मतलब ओनरशिप सरकार के पास रहेगी, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ 51%, जिसमें आपकी ओनरशिप भी चेंज होती है कि सरकार की ओनरशिप नहीं रहेगी, किसी और कंपनी की हो जाएगी। लेकिन ये आर्टिकल समझाता है कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि 100% कंट्रोल जो होता है कंपनी का वो प्राइवेट कंपनीज को या दूसरी संस्था को जा सकता है। मतलब सपोज करिए कि ए कंपनी ए है और बी है, दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं, आपने 100% कंट्रोल बी को दे दिया और 51 और सारा स्टेक भी बी को दे दिया, आपके पास कम परसेंटेज रहे, लेकिन ओनरशिप जो है ना वो ट्रांसफर नहीं भी होती है। मतलब कंट्रोल बी को जा सकता है पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ऐसा माना जाता है डिसइन्वेस्टमेंट में। ठीक है, नाउ प्राइवेट का मतलब हो गया पूरी की पूरी कंपनी बेच दी, आपने पूरा का पूरा ओनरशिप दे दिया, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि ओनरशिप खुद अपने पास रखी, कंट्रोल दे दिया, और आपने उनसे ये भी बोला कि इन्वेस्ट करो मेरी कंपनी में और मेरे इतने परसेंटेज खरीद लो। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों ही टर्म्स में, प्राइवेटाइजेशन वर्सेस डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जिस तुम समझ ही चुके हैं, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस।